नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशली कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट किया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। तो पॉलिटिक्स कितनी प्रभावित हुई है, किस ढंग से हुई है, इसी को पढ़ने के लिए चैप्टर इसमें ऐड किया गया है कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिबेट हो रही है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर कंटेम्प्रेरी प्रोसेस में देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत है। अब वो कैसे अफेक्ट करता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को, स्टेट की सॉवरेनिटी को कैसे ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट कर रहा है। एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं इसके ग्लोबलाइजेशन के, जिनसे हमको मालूम चलता है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा है। आज सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है कि पॉलिसीज सरकारों को ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग बनानी होती है। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, एफडीआई आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ये सरकारें ध्यान रखती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों की पॉलिसीज़ पर इफेक्ट किसका हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का। अगर उसके अकॉर्डिंग सरकारें पॉलिसीज़ नहीं बना रही हैं तो समझ लो कि वो सरकारें फेल हो जाएंगी, डेवलपमेंट नहीं होगा कंट्रीज़ में। आज दुनिया के डेवलपमेंट में ग्लोबलाइजेशन का एक अहम रोल है, इसलिए इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें पॉलिसी मेकिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पॉलिसीज़ जो फ्रेम की जा रही हैं दोज आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके फ्रेम की जा रही है। ग्लोबलाइजेशन ने सबसे बड़ा जो काम किया वो सरकारों की ताकत छीनने का काम किया है, सरकारों के पावर छीनने का काम किया। कैसे? आज सरकार बस बेसिक काम करती है। बेसिक में क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी सरकार, कैसे शांति स्थापित हो इस पर काम करेगी सरकार, और सिटीजन को सिक्योरिटी कैसे मिले इस पर सरकार काम करेगी। इसके अलावा पॉलिसी फ्रेमिंग तो आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, एमएनसीज करती हैं। एमएनसीज के फेवर में पॉलिसीज बनाई जाती हैं, यानी कि सरकारें नहीं बना रही पॉलिसीज। पॉलिसीज कौन बना रहा है? पॉलिसीज एमएनसीज बना रही हैं, पॉलिसीज इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं। आप देखते हो बार बार संसद में मामला उठता है कि सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। क्यों उठता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाई जाती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल नहीं होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, मनी सर्कुलेशन नहीं होगा, इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। तो इकोनॉमिक डिसीजंस आज जो है वो एमएनसीज के हाथ में छोड़ दिए गए हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में छोड़ दिए गए हैं। सरकारें तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रही हैं, इससे ज़्यादा सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। यानी कि पहले पब्लिक सेक्टर ज़्यादा पावरफुल होता था और आज प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पावरफुल है। सब कुछ पहले पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता था, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्स, ट्रेड। आजकल वो सारे काम कौन कर रहा है? वो आजकल सारे काम उद्योगपति कर रहे हैं, एमएनसीज कर रही हैं। आप देख लो बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेज आज इतने महंगे महंगे खुल रहे हैं, कौन खोल रहा है उनको? उद्योगपति खोल रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े दुनिया भर में आप देखो कि मेदांता और ये सब जो फेमस हो रहे हैं इंडिया में, इनके पीछे क्या है? इनके पीछे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास ही इतना पैसा है। तो सरकारों ने अपनी शक्तियां जो है ना इनको थोप रखी है, और इस सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, वो है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आज इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज किसके हाथ में आ गई हैं? प्राइम डिटर्मिनेंट कौन है? एमएनसीज हैं, कंपनीज हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। पहले जो सरकारें वेलफेयर का वर्क डिसाइड करती थी, वेलफेयर करने का काम, पीपल वेलफेयर का काम सरकारों के हाथ में होता था, आज वो 70 से 80% तक जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया है, कंपनीज के हाथ में चला गया है, एमएनसीज के हाथ में चला गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चला गया है। सोशल प्रायोरिटीज उन्होंने हायर कर लिए, एक तरीके से हाईजैक कर लिए। द एंटी एंड द इंक्रीज रोल ऑफ
मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में ये रोल मल्टीनेशनल कंपनीज प्ले कर रही हैं। वो लीड कर रही हैं टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। सरकारें अपना खुद डिसीजन नहीं ले पा रही, सरकार के पावर रिडक्शन करने का काम ये एमएनसीज कर रही हैं, क्योंकि उन पर छोड़ रखा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है, आज दुनिया के सभी देशों में ऐसा है। प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, क्योंकि वो सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अगर औरैया में कोई बहुत अच्छा सरकारी स्कूल मिला होता है ना, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही होती, तो आप लोग यहाँ क्यों साल का 50,000 रुपये खर्च करते क्या? नहीं करते ना। क्या ज़रूरत है हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने जाने के लिए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं जो प्राइवेट वाले देते हैं, लेकिन वो नहीं देते। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने आप को सीमित कर लिया और संसाधन किसको सौंप दिए? प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए। उनके हिसाब से पॉलिसीज बनने लग गई, तो आज वो उनका होल्ड है और वो कर रहे हैं सब। इसके अलावा प्राइमेसी बदल गई है, अनचैलेंज्ड जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए चीज़ें होती थी वो भी बदल गई हैं, राइवलरीज बदल गई हैं लोगों की, और अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो दूसरे ढंग से चल रही है। कल जो दुश्मन होते थे आज वो दोस्त होते हैं। आप देखो कि पहले हमें रसिया सपोर्ट करता था और अमेरिका हमारा एक तरीके से दुश्मन होता था, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन आज ये ग्रुपिंग नहीं है, आज सब चेंज हो गया है। और ये चेंजमेंट किसकी वजह से आया? ये चेंजमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है, कैपिटलिज्म की वजह से आया। चीज़ें बदली हैं, लोगों के हित बदले हैं। जब आपका दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा, अगर उससे आपको बेनिफिट होने लग जाए तो धीरे धीरे दुश्मनी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज। ग्लोबलाइजेशन ने तमाम दोस्तों को दुश्मन बना दिया, दुश्मनों को दोस्त बना दिया। पॉलिसीज उस ढंग से ही आज बन रही है, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ये इफेक्ट कर रहा है। आज स्टेट ने अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित कर लिया, सिक्योरिटी तक सीमित कर लिया, और बहुत सारे फील्ड से अपने आप को पीछे खींच लिया है। जो पहले सरकारों का काम होता था, आज वो कंपनियों का काम होता है, आज वो इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे वर्क हैं जो आज सरकारें नहीं। एक और चीज़ ग्लोबलाइजेशन ने जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है वो है टेक्नोलॉजी, जिससे सरकारें भी सक्षम हुई हैं। आज सिटीजन डाटा कलेक्ट करना है तुरंत कलेक्ट हो जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, कोई भी सर्वे करना है बड़ी आसानी से हो जाते हैं। यानी कि हमारे नागरिक की कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अगर ये डेटा कलेक्ट करना है सरकारों को, तो आज टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बहुत आसान बना दिया गया। एआई ने इतना इजी कर दिया और पूरा वर्ल्ड उस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है, तो हम भी कर रहे हैं। यानी कि सरकारों के काम बहुत आसान हो गए हैं। बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सिटीजन वेलफेयर के लिए काम कर पाते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन द स्टेट इज बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। और अब सरकारें पहले से ज़्यादा एबल तरीके से रूल कर सकती हैं। करप्शन को ख़त्म करने में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा काम किया है। भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है, आप देख रहे हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, समझ आ रहा है कितना बड़ा वो है। आप समझिए कि कई लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन सरकारें करती हैं लोगों के खाते में डीबीटी के द्वारा, और उसमें से 1 रुपए की भी कोई चोरी नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 15 पैसे पब्लिक तक पहुँचता है, 85 पैसे क्या घिस जाता है रास्ते में। कहाँ जाता है? दलाल खा जाते हैं, क्योंकि पहले डीबीटी नहीं था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं था। अधिकारियों से पब्लिक तक पैसा पहुंच जाता था, तो सब अधिकारी अपना अपना हिस्सा निकाल ले रहा है। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों के माध्यम से होते हुए वो ग्राम पंचायत तक पहुंचना है, सिटीजन तक, तो समझ लो कि बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आज ये सब आसान हो गया। 2014 से पहले 25 से 30 करोड़ खाते थे इस देश में, आज 125 करोड़ से ज़्यादा खाते हैं इस देश में। हर सिटीजन का बैंक अकाउंट है आज, हर सिटीजन का नहीं है तो उसकी फैमिली में ज़रूर है, जिसमें वो सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अपने आप सब कुछ हो जाता है। पहले कर्मचारी लगता था, जाकर के स्कीम्स का पैसा बांटता था, सब कुछ करता था। आज
ऑनलाइन सर्वे हो जाते हैं, बेनिफिट जो है आपके खाते में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कैपेबिलिटी, सर्वे की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। मैप्स बन गए हैं, ऑनलाइन मैप्स, हर खेत में पता है क्या बोया जा रहा है, क्या फसल बोई आपने, कितना नुकसान हुआ, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया है तो वो भी सरकार को बड़ा आसान हो गया है। बहुत पावरफुल तरीके से सरकार जो है काम कर पा रही है। 10 स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। और इन न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से सरकारों का काम हल्का हुआ है, सरकारें कमज़ोर नहीं हुई हैं और ताकतवर हुई हैं। उनको पता है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है। इस सब ने बहुत बड़ा काम किया है। आज देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सब्जी वाला भी QR कोड रखे बैठा है, ऑटो वाला भी QR कोड लेके चल रहा है, हर व्यक्ति डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो हमारा जो है ना पूरी दुनिया डिमांड कर रही है आज। ये तो अमेरिका तक इतना अच्छा डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है कि हमें अपना UPI दे दो। दुनिया के बहुत सारे देश भारत से UPI परचेज कर रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, जिसने कितना आसान कर दिया। कैश नहीं है आपके पास, कोई नहीं, आजकल तो भिखारी भी UPI लेके बैठा है ना। आपने कहा कि 500 का है, चेंज नहीं है, बोले भैया इसमें डाल दो 10 रुपये, समझो। आप जाओ मथुरा, वृंदावन, काशी चले जाओ, कहीं भी देखो वो भी QR कोड लेके बैठा है, बोले भैया इसमें डाल दो, समझो। अब वो गरीब है, गरीब नहीं है, ये प्रोफेशन हो गया है उसका, समझ रहे। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिससे सरकारें इफेक्ट हुई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी से ज़्यादा कुछ नहीं इफेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इफेक्ट हुई है। काम करने के तरीके बदल गए हैं, पैसे कमाने के तरीके बदल गए हैं। आजकल बड़ी आसानी से जो है ट्रांजैक्शन होता है दुनिया में। पहले क्या होता था, दूसरी जगहों से आपको व्यापार करना है तो आप खुद जाइए, समय बर्बाद करिए, किराया बर्बाद करिए, है ना, और बड़ी मुश्किल होती थी इस समय। आजकल आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप अपने घर बैठ कर के ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए, खाते में पैसा ट्रांसफ़र करिए, सारी चीज़ें अपने घर पर लीजिए, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन परचेजिंग आप सब भी करते ही होंगे, है ना। इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है कि इकोनॉमी तो एकदम से बदल गई है। आज इकोनॉमी की तो पूरी डिबेट ग्लोबलाइजेशन के और पास ही घूम रही है। सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी जितनी इफेक्ट हुई है उतना तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ दुनिया में। अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ टू डू विथ डिफाइनिंग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ। इसीलिए हम ग्लोबलाइजेशन को कई बार इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं, यानी कि और किसी चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कल्चर पर इफेक्ट पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, लैंग्वेज पर पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, लेकिन इकोनॉमी पर पड़ा है। अर्थव्यवस्थाएं बदली हैं दुनिया की और बहुत अच्छे तरीके से इसको इफेक्ट किया गया है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पॉलिटिक्स आज बदल गई है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। IMF पूरी दुनिया को फंड अवेलेबल करवा रहा है, सभी देशों को फंड अवेलेबल करवा रहा है अच्छा काम करने के लिए। WTO जो ट्रेड पॉलिसीज बना रहा है उसका फ़ायदा पूरी दुनिया के देशों को मिल रहा है। हालांकि कल हम जब इसके बैड इफेक्ट्स पर बात कर रहे थे तो ये बात सही है कि पॉलिसीज रिच कंट्रीज के फेवर में ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुअर कंट्रीज के फेवर में बिल्कुल नहीं है। उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। आप देखिए कि इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कितना बड़ा चेंज आया है, ये दिखाई दे रहा है। मैं इस बात को अच्छे से समझ रहा हूँ कि 2000 में 2005 में कितनी बुरी कंडीशन होती थी लोगों की, गाँवों में लोग भूखों मरते थे। आज दिख रहा है आपको कोई भूखों मरते हुए? कोई नहीं दिख रहा। कुछ नहीं तो सरकार की स्कीमों का फ़ायदा लेकर के जिंदा रह सकता है आदमी। इतनी स्कीमें हैं कि पैदा होने से पहले से लेकर के मरने के बाद तक के लिए स्कीमें हैं। और ये सब किसकी वजह से है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। इसमें फंड कहाँ से आ रहा है? इसमें फंड IMF से आ रहा है, इसमें फंड वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। इसके लिए फंड जो है कुछ NGOs दे रहे हैं और वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? WTO ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसका फ़ायदा लेकर के वो पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। तमाम उद्योगपति जो है, बिल गेट्स का फाउंडेशन है, बिल डेला गेट्स फाउंडेशन, पूरी दुनिया में IMR को कंट्रोल करने के लिए वो काम कर रहा है ना।
लोगों की एजुकेशन पर काम कर रहा है। आंगनवाड़ी का जो कार्यक्रम चलता है भारत में, इसके लिए फंड बहुत ज़्यादा इन्हीं फाउंडेशन से आता है, IMF से आता है। तो ये सब चीज़ें भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट हुई हैं। सोशल वेलफेयर को भी ग्लोबलाइजेशन ने बहुत इफेक्ट किया इकोनॉमी के साथ साथ। और ग्लोबलाइजेशन को हमें बहुत छोटे स्वरूप में नहीं देखना चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रोल प्ले कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जैसे मैंने कहा फाउंडेशंस की बात करी है ना, बिल गेट्स का फाउंडेशन हो गया, या और भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान करते हैं। वो भी आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो हम कहें कि सिर्फ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN के ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब मच ब्रॉडर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर्स अस टू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। आज इकोनॉमिक गेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। Who gets the most from globalization and who gets less? Indeed, who losses from it? अब ये समझने की ज़रूरत है कि कौन ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, कौन कम फ़ायदा ले रहा है, किसका लॉस हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, ये समझने की बात। आज दुनिया भर में जो फ्लो हो रहा है टेक्नोलॉजी का, आइडियाज़ का, पीपल का, कमोडिटीज़ का, मनी का, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। और डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में जो है ना, कुछ ये वॉलंटरी हो रहा है और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से हो रहा है। कुछ तो WTO कह रहा है नहीं, लिबराइज करो ट्रेड को, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करो, वर्ल्ड बैंक भी कह रही है, IMF भी कह रहा है, लेकिन कुछ हम खुद से कर रहे हैं। हमारे अंदर भी सोच बदली है कि दुनिया का भला कैसे किया जा सकता है। अब आज दुनिया का हर देश वर्ल्ड वार के बारे में बात नहीं करता। आज लड़ाई झगड़े कॉन्सेप्ट कम हुए हैं, क्योंकि लोग इकोनॉमी की तरफ बढ़ने, इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने तो देखा है अपने बचपन में, पहले गांव में झगड़े बहुत हुआ करते थे, मारपीट हो जाती थी, है ना, जरा सी बात पे झगड़े होते थे। अब नहीं होते उतने। अब लोग समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि कानून का हंटर बहुत बुरा होता है ना, वो उसके कुचक्कर में जो फंस जाएगा वो निकल नहीं पाता। तो चीज़ें बदली हैं। दुनिया के देश भी आपस में आज उतना नहीं लड़ रहे हैं जितना वो पहले लड़ते थे। आज इस तरीके का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जगह अब लोग भी सामने आ रहे हैं। एज वी सॉ इन द एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दिस फ्लो और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज। चार चीज़ों पे हमने बात की थी कि चार टाइप का फ्लो होता है। वो कमोडिटीज़ का होता है, वो कैपिटल का होता है, वो पीपल का होता है, और वो आइडियाज़ का होता है। आइडियाज़ मतलब टेक्नोलॉजिकल फ्लो होता है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन द कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ का आज जो ट्रेड हो रहा है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज on allowing the import of other countries have been reduced। आज पूरी दुनिया ने ट्रेड बैरियर्स को कम किया है। पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट तो करते थे और इंपोर्ट पर बैन लगा देते थे, है ना, लेकिन आज सोच बदली है। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि देखो सबको फ्री ट्रेड करना पड़ेगा, तो आप भी इंपोर्ट ड्यूटी हटाओ और दूसरा देश भी हटाए। दूसरी चीज़, आज व्यापारी खुद देख रहा है कि हम कहाँ से चीज़ लाएं और यहाँ ला करके बेचें तो हमें फ़ायदा होगा। तो आज व्यापारी खुद दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ से कॉमर्स कर रहे हैं। सरकारें प्रयास करें चाहे न करें, समझ रहे हो। आज जो है इंडिया की कितनी MNCs हो गई। टाटा ने आर्सेलर को खरीद करके दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना दी। अडानी दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहा है, अंबानी दुनिया भर में अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो इंडिया को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है ना। इंडिया की भी MNCs बन रही हैं, हर देश की MNCs बन रही हैं। आज उद्योगपति खुद, देश तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। गरीब देशों में जाकर के भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, सस्ते लोग, वहाँ सस्ते वर्कर्स मिल जाएंगे, सस्ते में वहाँ रिसोर्सेस उनको खरीदने को मिल जाएंगे। आपके पास कोई चीज़ खराब हो रही है ना, तो आप क्या करोगे, अरे कोई भी ग्राहक आ जाए, सस्ता मद्दा किसी भी भाव में ले जाए, मैं बेच दूंगा उसको, है ना। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ इन्वेस्टर्स नहीं आते थे पहले, आज आ रहे हैं, तो उनको
उससे इनकम बढ़ रही है ना। किसी भी उसमें आज दुनिया के रिसोर्सेस का हाल है, जिनमें इन्वेस्टर नहीं आ रहे, जिनमें इन्वेस्टर नहीं आ रहे, वहाँ अगर कोई इन्वेस्ट करने आएगा तो क्या होगा, भैया तू किसी भी भाव में ले ले, है ना। अब मम्मी दिमाग खराब करती थी रोज। ऐसे ही दुनिया के रिसोर्सेस का हाल भी है, जहाँ इन्वेस्टर्स नहीं आते ना, वहाँ पर इन्वेस्टर ढूंढे जाते हैं। 1991 में हमारा भी तो यही हाल था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम क्यों लाए थे कि भैया इन्वेस्टर आए इंडिया में, इन्वेस्टर आएंगे तो कैपिटल आएगा, कमोडिटी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, और उससे क्या होगा, विकास होगा। It means that investors in the rich countries can invest their money in countries other than their own. आज दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, कंप्यूटर इंटरनेट की वजह से सर्विसेज भी पूरी दुनिया में हो रही हैं। हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इंडिया में बैठ करके हम दुनिया के देशों को सर्विसेज दे रहे हैं, कमोडिटीज़ भी पहुंच रही हैं, आइडियाज़ भी पहुंच रहे हैं। सबसे अगर कम फ्लो किसी का हो रहा है तो वो लोगों का हो रहा है। अगर हम भारत वालों को हर देश वीज़ा और पासपोर्ट दे दे तो अभी तक 50 देश तो हम कब जा ही देते कम से कम। और ये यूपी बिहार वाले तो 2-4 नए देश बसा देते जाके ऑस्ट्रेलिया में है ना। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में जहाँ 1.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है, उसको हम 400-500 कर देते जाके। लेकिन क्या करें, पीपल का फ्लो नहीं होता। इंटरनेशनल लॉज की वजह से लोगों का मूवमेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स with visa policies to ensure that citizens of other countries cannot take away the jobs of their own citizens। ऐसी वीजा पॉलिसीज रिच कंट्री बता रहे हैं कि कहीं हमारे जॉब नहीं छिन जाएं। अमेरिका का राष्ट्रपति चिल्ला रहा है ये इंडिया वाले आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जॉब बचाओ जॉब बचाओ। अब अमेरिका तक घबरा रहा है, समझ रहे हो, दुनिया के बड़े बड़े देश घबरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं जनसंख्या बढ़ानी, लेकिन इंडिया वालों को वीजा नहीं देंगे। ये आएंगे तो फिर बोले जा रहे हैं पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया कब्जा कर लेंगे। बड़ा वो है। कुल मिलाकर के वीज़ा पॉलिसीज़ की वजह से लोगों का मूवमेंट कम हो पा रहा है, उसको भी बढ़ाने की थोड़ा ज़रूरत है, और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की।